गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई बताओ। आज जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है। तो देखो, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे एरोमेटिक केमिस्ट्री, पढ़े थे हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे हम लोग, याद होगा आपको। एरोमेटिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी सीख रहे थे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है, यही आप सीखे थे आप। आज उसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन बनवाए थे और क्वेश्चन में सीखे थे क्या, कंपाउंड का नेचर चेक करते रहे थे हम लोग। जैसे कोई कंपाउंड कर रहा है कि हम एरोमेटिक है, वो चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? हम एरोमेटिक, हम एरोमेटिक, हम एरोमेटिक, बोल भैया क्या तेरे पास है? बोला भैया क्या? क्या बोला? बोल बोल बोल। तो वो बोला क्या, बोला भैया? बोला मेरे पास हम गोल हैं, साइक्लिक हैं, खुले हुए नहीं है तुम्हारे जैसे। ठीक है, साइक्लिक है, चल बोल आगे। हम प्लेनर हैं, मतलब हमारा सारा आइटम एक ही प्लेन में लाइक करता है, हम बहुत एक साथ रहने वाले इंसान हैं, हमारे घर में लड़ाई नहीं होता। चलो ये भी अच्छी बात है। और बोल, तीसरा बोला हमारा सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड है, हर एक दूसरे के सारे रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कोई किसी से ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रहा, सब एक दूसरे से बात कर रहा है क्लास में, सब 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 रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल सही। और क्या बोला? और जितने भी मेरे पास पैसा है ना इलेक्ट्रॉन के तौर पर, सारा पैसा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट कर लो, पैसा लाकर, है ना, मशीन तुम्हारा 4n+2 पाई का ले आओ और जीरो वैल्यू बैठाओ, 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, बैठाते जाओ, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें कैलकुलेट होते को मिलता जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर रेडीमेड तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में कितना पैसा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए आपको याद रख लो, 2 मिलेगा आपको, 6 मिलेगा सर, 10 मिलेगा सर, 14 मिलेगा सर, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? दूसरा बोला एंटीरोमेटिक। एंटीरोमेटिक क्या बोला कि भाई हम भी इसी केस, हम तो इनके पड़ोसी है ना, लेकिन हम इनके बगल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम मर चुके हैं, हम ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर, उस पर एग्जिस्ट हम नहीं करते हैं, हम चले गए हैं ऊपर स्वर्ग में, लेकिन ऊपर से इनको देखते हैं शर्मा जी को। तो बोला आपके पास क्या है? तो जो इनके पास है लगभग सब कुछ है, लेकिन अब मर गए हैं तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना, ये जिंदा है हम मुर्दा है, मतलब हम आत्मा बन के घूम रहे हैं। तो क्या है? बोला हम भी साइक्लिक ही हैं। दूसरा, हमारे पास भी क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है, हम भी प्लेनर होते हैं, लेकिन इनके जैसा ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं कैपेसिटी रखते हैं। हम क्या रखते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रखते हैं, जहां पे n की वैल्यू आप 1 से शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर, आपको मिलेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको मिलेगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको मिलेगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तीसरा जो है हमारा, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। बोला तुम क्या हो? बोला कि इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं, ये रहता है पूर्वारी में, हम रहते हैं पछवारी में, ये रहता है उत्तर में, हम रहते हैं दक्षिण में, मतलब ये रहता है इंडिया में, हम रहते हैं चीन में। हाँ, चीन में। तो क्या ना ज्यादा कड़वा रिश्ता है ना कुछ है, तो चलो ठीक है भाई, तुम्हारी क्या क्वालिटी है? बोला सर हम असाइक्लिक भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं, आपको कभी कभी खुला हुआ भी दिखेंगे और कभी कभी पैक भी दिखेंगे। चलो ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा क्या है सर, जो इन दोनों के पास है वो मेरे पास नहीं है। क्या सर? कंजुगेशन अब्सेंट हो जाते हैं हम, है ना, हमारे अंदर कोई आइटम ऐसा बोल देता है कि भाई हम बगल वाले सारे रेजोनेंस नहीं करेंगे, कंजुगेशन अब्सेंट हो गया सर। और अगर गलती से कंजुगेशन हो गया, गलती से कंजुगेशन अगर हो भी गया, रेजोनेंस हो भी गया, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है ना सर, उन दोनों से अलग आता है। क्या अलग आता है? उन दोनों हमेशा इवन में पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना काउंट करवाएगा। हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहां होगा सर? ऑड नंबर में आएगा। जैसे 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, क्योंकि रेड कलर आ जाता है, वहां पे रेड कलर आएगा तो 100% दिखता है। क्लियर है? तो ये हमारे 3 सिस्टम थे, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, पहचान भी करवाए थे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। अब आप इसको लेवल 2 पे आपको लेके चलते हैं इसी टॉपिक में। आज कुछ कंपाउंड्स और आपको दिखाएंगे और उसके बाद इसके रिएक्शंस सिखाएंगे हम लोग, जहां पर रिएक्शन में देखेंगे कोई कंपाउंड रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल ले आता है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले कुछ और मॉलिक्यूल को आज डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी को चेक करके हम बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। क्लियर है? तो जैसे हमारे पास सिंगल है, एक नेप्थलीन होता है ना। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो आपके पास 2 रिंग है, दोनों रिंग आपस में कनेक्ट है, इसके पास पाई बॉन्ड है और इसके पास भी पाई बॉन्ड है, तो टोटल पाई बॉन्ड यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है। देखो 3 उस रिंग में दिख रहा, 2 इस रिंग में दिख रहा, है ना। अब हमसे पूछा क्या ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो आप साफ देख के बोल सकते हैं कि सर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एरोमेटिक है। तो आप पढ़े होंगे, ये भी आपको मालूम होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है ना,
ये ऐसा होता है, दो भाई के घर के बीच का दीवार है ना। पहले बाबूजी का घर था, पूरा पूरा एक घर था, दो भाई का बंटवारा हुआ, तो बीच में एक सेंटर में दीवार आ गया, इधर का हिस्सा आपका, इधर का हिस्सा आपका। लेकिन उस दीवार का यूज आप दोनों कर सकते हैं, है ना। दीवार ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसी का है, आपका ही है। आपके बाबूजी का तो पहले पूरा मकान था, आप डिवाइड करके दो टुकड़े में बंट गए, तो कोई बात नहीं, घर तो पूरा एक ही है ना। तो बेसिकली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये जब ये इस्तेमाल करेगा तो ये इस्तेमाल कर लेगा, और जब इसकी बारी आएगी तो ये इस्तेमाल करेगा। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बोलेगा चिल्ला चिल्ला कर हम एरोमेटिक हैं, और ये भी 2 2 4 2 6, जब ये स्थान यहाँ होगा तो ये भी बोलेगा हम एरोमेटिक हैं। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि नैप्थलीन जो है नेचर में वो क्या है सर, एरोमेटिक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, है ना। आज का ये पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे बोला क्या सर, एक कभी कभी क्या होता है, बड़ा रिंग होता है, जिस रिंग में सारे पाई बॉन्ड आपस में बोलता है कि हम क्या है, एरोमेटिक हैं या क्या है, नॉन एरोमेटिक है ना। तो उसको हम चेक करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक केस है, इसको देखिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। ये रिंग हमारा है, इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 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 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये केस है हमारा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि सर ये सिस्टम जो है एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल करना है क्या बेटा, यहाँ पे तो सिंपल अब देखो तुम लोगों को हंसी आएगा, सर बोल रहे हैं सर करना कुछ नहीं है, तो करना क्या है। हाँ, करना कुछ नहीं है, इसका मतलब कि बहुत बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सी सोच कर आप डील कर सकते हैं। देखो इस ऐसे कंपाउंड को ना हम लोग आउटर पैरामीटर पर चेक करते हैं। आउटर पैरामीटर का मतलब क्या है सर, इसको ना आप देखो क्या क्या देखना है कि भाई ये कहां से एडजस्ट हो रहा है। तो देखो इसका बाहरी किनारा देखेंगे हम लोग, तो देखो मेरा मार्कर जैसे से मूव करेगा, ध्यान से देखना सर, ये मार्कर मूव कर रहा है, ये हमारा आउटर पैनल है ना, दिस इज द आउटर पैनल। और इस आउटर पैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, जो बीच का पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट, उसको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। मान लो सोचो ऑपरेशन कर दिए, पेट का किडनी लीवर सब थोड़े निकाल के बाहर फेंक दो, है ना, ऊपर से किनारा बचा हुआ है, तो ये बीच का निकाल दिए। तो आप इसको देख लेने, आप अगर चाहें तो इसका स्ट्रक्चर अभी बना लें, है ना, फिर हम बीच से निकाल कर आपको सिखाते हैं, क्योंकि दोबारा बनाने में टाइम लगेगा। तो आप इसको बना लीजिए फटाफट, और उसके बाद आपको सिखाते हैं कि इसका नेचर कैसे ऑब्जर्व करना है। तो बनाइए जल्दी फटाफट। तो हम क्या कर रहे हैं सर, बीच से ना इसको काट दे रहे हैं, यहाँ बीच वाला टुकड़ा जो है सब बाहर आ गया सर। अब देखो गौर से, ये रिंग अब एक पूरा रिंग किया, मतलब यहाँ पे अभी था 1 2 3 4 भाई, चारों भाई का अपना अपना कमरा था। अब क्या किए, बाबूजी आए, बाबूजी बोले बेटा बंटवारा बंद करो, है ना, सबके सब एक ही घर में रहो। तो देखो बीच का दीवार खत्म हो गया, कोई किसी से सेपरेट नहीं है, सब एक दूसरे को देख सकता है, नहीं देख सकता, ये अपने कमरे से छोटे भाई को देख रहा, ये अपने कमरे से बड़े भाई को देख रहा, बड़ा भाई अपने जो है छोटे भाई को देख रहा। तो कोई भी एक दूसरे के कमरे को देख रहा है ना, क्योंकि एक घर में हम रह रहे हैं, कोई दीवार ही नहीं है यहाँ पे। तो अब चेक करना है, अब चेक करें आप, तो देखो यहाँ दिख रहा है A डबल बॉन्ड डी C डबल बॉन्ड डी, 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 A डबल बॉन्ड डी C डबल बॉन्ड डी। मतलब रेजोनेंस हमारा 100% है, कंजुगेशन 100% है, साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक प्लेनर है, क्योंकि हर कार्बन पास एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 कार्बन 100% होगा बेटा, प्लेनर है। अब देखना क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना है ना, ये ध्यान देना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे देखें सर, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14, तो आप 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप 2 वाले सीरीज पे पहले आइए, 2 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद 10 आना चाहिए, 10 के बाद 14 आना चाहिए। ऐसा किसका होता है, एरोमेटिक वालों का होता है। तो आप 100% बोल सकते हैं ये नेचर में क्या है सर, एरोमेटिक है सर। नेचर में क्या है, एरोमेटिक है सर। नेचर में क्या है, एरोमेटिक है सर। और अगर ये एरोमेटिक है तो कैसे एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये नेचर में क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, है ना, देन फिर हम आगे मूव करते हैं। हो गया, समझ में आया सबको। तो जब भी ऐसा बड़ा रिंग हो ना, तो उसके आउटर पैनल पे हम चेक करते हैं, सेंटर से सारे मटेरियल को निकाल देते हैं, आउटर पैनल पे चेक करेंगे सिस्टम कंजुगेटेड हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो ये 4n+2 को फॉलो करके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ला रहा, दैट मींस सिस्टम एरोमेटिक है। तो अगले केस की ओर हम लोग चलते हैं, इसको आप लिख लो बेटा जल्दी से।
अगला केस जो हमारा बन रहा है नेक्स्ट केस हम कैसे देखते हैं या कैसे समझते हैं, तो ध्यान से देखो और गौर से समझो। अगला केस अगर हम देखें तो हमारे पास केस जो है कुछ इस तरीके से आता है, जैसे आप बोल सकते हैं एक रिंग हमारे पास है, ध्यान से देखना सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये रिंग बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 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 है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो ये 10 कार्बन का रिंग है, ठीक ना। एक रिंग और हम बना लेते हैं, साथ में दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप भी चाहें तो बना सकते हैं, 10 कार्बन का रिंग एक हमें बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। देखो ऐसा केस है। अब इन दोनों को केस को गौर से देखो और समझो, क्या समझो कि कैसे इसमें काम हम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, साफ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, इसके पास अगर अभी हम देखें तो आप कहेंगे सर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और कंजुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी दिख रहा है। तो आप आंख बंद करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 100% नेचर क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। देखो आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी का ये बहुत बेस्ट लेक्चर है एरोमेटिसिटी को पहचानने में। इतना डिटेल हम लोग जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं जनरली, क्योंकि नॉर्मल होता है कि अब बेसिकली बहुत लोग तो जीओसी पढ़ाते भी नहीं है ना, बहुत लोग नहीं पढ़ाते। देखो हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जीओसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ना होता है, आपको बहुत सारा नॉलेज ऑर्गेनिक का जीओसी में ही मिल जाता है, और कुछ बचा खुचा नॉलेज बचा तो वो जीओ आप मिल जाता है जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद तो चैप्टर आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो ये अच्छे से सीखें आप कि एरोमेटिसिटी नेचर को आप कैसे डील कर सकते हैं, कहां तक इसको अप्रोच कर सकते हैं, कितना डीपली सोच सकते हैं आप। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन से सर नेचर एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या होता है, क्या होता है सर, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना वो आपस में रिपेल करना शुरू करता है, और जब रिपेल करेगा ना एक दूसरे को धक्का मारेगा, तो अब तुम कहोगे सर ये तो छोटा बच्चा है धक्का क्यों मारेगा। तो पता है कल हम क्या देखे अपने सड़क पे, अपने सड़क में मतलब मार्केट से जो मार रहे थे, तो देखिए क्या, मेरे ख्याल से अब स्कूल का नाम नहीं बोलेंगे, एक स्कूल का बच्चा था, गवर्नमेंट स्कूल का ही था, 100% ये कहानी गवर्नमेंट स्कूल में ही ज्यादा होती है छोटी उम्र में बच्चों को। तो बेसिकली वहां पे क्या था, 5 6 का बच्चा था, वो रोड पे निकला और वो आपस में 5 6 का बच्चा था, दो लड़का था, चिलगम चिवा रहा था, ऐसे ऐसे करके बैक और पीछे सनी देओल ऐसे गिराया और लड़ना शुरू कर दिया। 5 6 का बच्चा, सो क्लास 5 6 में क्या उसके औकात है, फिर वो रोड पे लड़ना शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं तुम्हें लगेगा सर हाइड्रोजन तो छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो रिपेल कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा। आज तो बच्चा पैदा होता है एक दूसरे से रिपेल करना शुरू करता है, झगड़ा करता है। हाँ इसकी झगड़ा जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है, घर में झगड़ा होता है इसका, मोहल्ले में नहीं होता, घर में भी होता है, कमरे में होता है, बंद कमरे में होता है। तो बेसिकली आप बोलते हैं क्या, इसका रिपल्सन होने से क्या होगा ना, सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजुगेशन को अब्सेंट कर देगा, और कंजुगेशन जहां भी अब्सेंट होता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो आप कहेंगे, क्या कह सकते हैं, ड्यू टू रिपल्सन, है ना, रिपल्सन होने की वजह से क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, कंजुगेशन अब्सेंट हो गया। और अगर कंजुगेशन अब्सेंट हो गया सर, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन अब्सेंट होता है तो आप बहुत अच्छे से बोलते हैं वो नेचर में होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है नेचर में, नॉन एरोमेटिक होता है सर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं सारा डाटा देखो लिख दिया, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन REPULSION शॉर्ट में लिख दिया REPN, रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन कंजुगेशन अब्सेंट, कंजुगेशन अब्सेंट हुआ तो सिस्टम हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जस्ट नीचे सेम पॉइंट नंबर केस आ रहा है, सेम कंपाउंड है, सब कुछ सेम है, लेकिन अब आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है क्या, पूरे घर में अकेला जो है वो CH2 ही है, CH2 अकेला है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अकेले किसी के साथ फाइट कर सकता है। हाँ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचर जो होते हैं वो आपको स्पीच में बताएंगे, तुम खुद से फाइट करो, तुम खुद से फाइट करो, खुद से करो, क्या आइटम सिलेक्शन होगा कि नहीं, खुद से फाइट करो। वो सही है, वो अपना जगह है, वो मैटर अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेला कार्बन है। अब आप कहीं खुद से फाइट करो का मतलब क्या है, दीवार पे माथा मारो, और ऐसा लोग कौन करता है, नॉर्मल तो करता नहीं है, नॉर्मल लोग करता है दीवार पे माथा को मारना, फोड़ लेना, मारना, हाथ को मारना, तोड़ देना। तो बेसिकली होता है क्या, क्योंकि उसके अंदर से फील होता है कि हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा है, उस दुश्मन को हम मार रहे हैं, हकीकत ऐसा होता है। बट यहाँ पे हमें सोचना यह है कि यहाँ पे सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन बेटा क्या करेगा
कभी रिपल्सन तो खुद से करेगा नहीं भाई, तो घर का अकेला संतान है ये, तो क्यों लड़ाई करेगा, इसका कंपटीशन नहीं है, लड़ाई नहीं करेगा। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है, ये एरोमेटिक हो सकता है सर। तो यहाँ पे एरोमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ 100% एरोमेटिक होगा, क्योंकि आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नो रिपल्सन, है ना, नो रिपल्सन, नो रिपल्सन, है ना, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है, ठीक ना, और कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसलिए सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। तो बीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्या है एरोमेटिक के, ये तो जनरल ट्रेड है, जनरल तरीके से आप बोल सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक ना। कभी कभी किसी बुक में बेंजीन को जो है ना, चलो यही हम बता देते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास जो बेंजीन है, तो बेंजीन को तो आप बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं कि सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये तो शुरुआत में ही पढ़े आप, एरोमेटिक है। तो हम इसको एक नाम और देते हैं, एनुलीन। जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है ना, हम उसे एनुलीन बोलते हैं, और एनुलीन में जितने इलेक्ट्रॉन मतलब जितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं एनुलीन 6, है ना, एनुलीन 6 बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड के आगे एनुलीन वर्ड एक लगाते हैं, एनुलीन 6 बोल सकते हैं। जैसे अभी आप नेफ्थलीन पढ़े थे, तो वहां पे हो जाता है एनुलीन, और क्या हो जाता 5 एनुलीन 5 हो गया, ये 6 हो गया था ना, 7 8 9 10, एनुलीन 10 हो जाता वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल ट्रेड। अब हम इस पे कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, जो रिएक्शंस आपको बहुत मजे आएगा, समझ में आएगा, आपको घबराना नहीं है। और उस रिएक्शन में हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन होने के दौरान होता है क्या, कुछ मॉलिक्यूल अपने आप को बोलता है कि हम नेचर में ये हैं, हाईली अनस्टेबल है, अगर हम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, गेन करना चाहें, तो हम रिएक्शन के दौरान अपने आप को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक हेडिंग भी लिख देते हैं आपको, आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, है ना। और एक हेडिंग हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हेडिंग लिख देते हैं, सर हमारा नेचर जो है कंपाउंड का, ये शुरुआत में मैं आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में सीखे थे कि एरोमेटिक वाला कंपाउंड सबसे हाईली स्टेबल होता है, सबसे आगे रहता है सर। एरोमेटिक के पीछे रहता है सर, कौन रहता है, नॉन एरोमेटिक रहता है सर, कौन रहता है, नॉन एरोमेटिक रहता है सर। और इसके पीछे रहता है एंटी एरोमेटिक, क्या रहता है, एंटी एरोमेटिक। तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे, हम लोग रिएक्शन लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी का, है ना। इसके बाद हम लोग का ये एरोमेटिसिटी जीओसी में खत्म हो जाएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक और हम पढ़ेंगे एसिड बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस पढ़ने के बाद जीओसी आपका फिनिश हो जाएगा बेटा। तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कितना दिन पढ़ा रहे हैं सर, तो अब जो टॉपिक जरूरी है हमारे लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, उस पर घबराना नहीं है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए, है ना। और अब हम शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कि सर किसी रिएक्शन के दौरान होता क्या है, और अगर वैसा हो रहा तो क्यों हो रहा, वो रिएक्शन कैसे होता है। देखो भाई, तो बोला क्या, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन का ना एक नेचर है, अब ध्यान से सुनना, ये नेचर जनरल नेचर है, मतलब ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस का ऐसा नेचर होता है। नेचर क्या है सर, तो नेचर ये है कि कोई कंपाउंड ना रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद ना उसका नेचर में ये दिखना मिलता है कि अगर वो एसिड के प्रेजेंस में आ रहा है रिएक्शन, है ना, तो एसिड के प्रेजेंस में आ रहा है, तो बेसिकली होता है क्या, एसिड से रिएक्शन किया, एसिड खुद वो है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर रिएक्शन करके वो वीक एसिड बन गया, तो रिएक्शन का नेचर स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रिएक्शन करके वीक बेस बन गया, तो रिएक्शन का नेचर स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक ना। अब वो रिएक्शन फेजिबल भी होता है और पॉसिबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शन सीखेंगे एरोमेटिसिटी वाले कंपाउंड का, जो रिएक्शन में हमें बताएगा कि भाई अगर हम पहले से नॉन एरोमेटिक हैं और हम रिएक्शन करके एरोमेटिक बन गए, तो हम फेजिबल हैं, हम एसिडिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम एंटी एरोमेटिक हैं और रिएक्शन करके बन गए नॉन एरोमेटिक है, बन गए एरोमेटिक, मतलब हम फेजिबल है, हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक ना। तो आप चाहे तो एक पॉइंट्स लिख ले पहले, हेडिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन एरोमेटिसिटी, है ना, या रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में कौन कौन से रिएक्शन आपका इन्वॉल्व है। ये रिएक्शन कुछ नया नहीं है, ये रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक में पढ़ने, अलग अलग कंटेंट में, अलग अलग चैप्टर में पढ़ने हैं, वही रिएक्शंस को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है H2 निकेल का या फिर H2 प्लेटिनम
या फिर कह सकते हैं H2 प्लेटिनम। तो ये आप रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं और बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हम लोग पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो मैं वहां पे सिखाऊंगा रिडक्शन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना, ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब है ये निकेल है, प्लेटिनम मेटल है और मेटल के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड को तोड़ करके रिड्यूस करता है और अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस, है ना, रिड्यूस पाई बॉन्ड इनटू अल्केन, है ना। आप इसको क्या करते हैं, अल्केन में रिड्यूस कर देते हैं पाई बॉन्ड को तोड़कर। क्लियर है? तो देखो कैसे, एक जनरल रिएक्शन पहले हम आपको सिखाएं। आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बेटा। तो देखो अभी रिएक्शन की मैकेनिज्म तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्योंकि अब आप GOC पढ़ रहे हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं तो GOC में अभी कोई रिएक्शन आता नहीं है, इवन आइसोमरेज में भी आप पढ़े नहीं है, ठीक ना। तो अभी आपको समझना ये है कि पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है सर, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, तो पाई बॉन्ड रिड्यूस होकर अल्केन बनेगा। तो अल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दो हाइड्रोजन को एक दूसरे कार्बन पे एडजस्ट कर देना है। क्लियर है? अभी रिएक्शन देखो कैसे होना है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास कोई कंपाउंड है जो पहले से आकर खड़ा है, ठीक है ना, और वो बोल रहा है कि भाई हमारा नेचर क्या है, हम क्या है, हमें देखकर बताइए। तो देखो गौर से, इसमें दो रिंग आपको दिख रहा है, दोनों रिंग को अगर आप देखें तो बोला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक है सर, और ये रिंग बोला 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हम क्या है, एंटी एरोमेटिक हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या हैं, एंटी एरोमेटिक हैं। तो आप तुम खुद सोचो, क्या सोचो कि सर ये एंटी एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है, नो प्रॉब्लम, तो उससे हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। कि बोला क्या कि हमारा एक काम करो, हमारे ऊपर अगर रिएक्शन कर दो ना तो हम हो सकता है स्टेबिलिटी को मेंटेन कर ले और हम आगे बढ़ जाए, हम नॉन एरोमेटिक हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे H2PT का या H2PD का आप यहाँ पे कितना मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे, है ना, 1 मोल लेंगे। और जब 1 मोल लेंगे तो हमें किसी एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है सर, और किसी एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में आपको समझ में आ रहा होगा, इस रिंग के पाई बॉन्ड में तो कोई बदलाव करना नहीं है क्योंकि वो एरोमेटिक है, उसमें छेड़छाड़ करना नहीं है। पाई बॉन्ड हम क्यों ना इसको तोड़ दें, अगर इसको तोड़ देंगे तो ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सर। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आप सिंपल देखेंगे क्या सर, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये पाई बॉन्ड टूट गया, उसके जगह क्या गया, CH बॉन्ड बन गया सर, है ना। तो सिस्टम अब क्या है, ये तो एरोमेटिक अभी भी है, एरोमेटिक अभी भी है, लेकिन अब यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए, इस रिंग के लिए, और इसके पास कंजुगेशन एब्सेंट है, अभी क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया। तो स्टेबिलिटी हमारा बढ़ रहा, मतलब रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है सर, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब फेजिबल है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की टेंडेंसी को रख रहे हैं। तो आप इसको कॉपी करें बेटा, दिस का फर्स्ट रिएक्शन, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 रिएक्शन और है, उसको भी पढ़ेंगे। देखो जल्दी फटाफट। चलो हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड में क्या करना है सर, तो सेकेंड में हमारे पास रिएक्शन है सोडियम मेटल का। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की भी रिएक्शन हम यूज करते हैं, और सोडियम मेटल की रिएक्शन करने के बाद हम लोग सिंपल कहते क्या है, कोई मॉलिक्यूल अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने कैरेक्टर को, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो आप बोलेंगे क्या, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल क्या है सर, जैसे आप बोलेंगे क्या, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, है ना, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल देखो क्या है, मेटल क्यों होता है ना, जिंक है, सोडियम है, अल्युमिनियम है, लिथियम है, ये सारे मेटल ना इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज करके आप जिस इलेक्ट्रॉन का आपके पास आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम की स्टेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो रिएक्शन की स्टेबिलिटी बढ़ सकता है। जैसे आप बोलें क्या, आपके पास कोई कंपाउंड है, या चलो सोडियम का पहले देख लेते हैं। जैसे आपके पास पहले क्या आया, सोडियम 2 मोल में आया, है ना। तो सोडियम तो आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से, सोडियम बेटा Na+ में रहना पसंद करता है। क्यों नहीं रहना पसंद करेगा, सोडियम का भी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है। अगर ये Na+ हो गया सर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लास्ट सेल से तो बन जाएगा 28 बन जाएगा, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 28 का मतलब क्या है, लास्ट सेल ये हो गया, अभी लास्ट सेल ये था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना। और अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है,
ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो सोडियम हमेशा Na+ में एग्जिस्ट करता है या रहना चाहता है, पसंद करता है, स्टेबल होता है। इसलिए तो आप 9th 10th में पढ़ते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, Na सोडियम आयोडाइड, क्यों पढ़ते हैं? वो जल्दी है ना मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आपका जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो भी आपको ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। जैसे NaCl Na+Cl-, तो Cl- के पास क्या है, क्लोरीन पहले न्यूट्रल है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम का तो उसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए NaCl क्या होता है, फास्ट बनता है। तो सिंपल है क्या, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ में टेंडेंसी रखता है जाने का, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो बन जाएगा 2Na+, है ना, और आपको क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके आपके हाथ में दे देगा, भैया इस 2 इलेक्ट्रॉन का तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। तब आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बोल रहा है हम हाईली अनस्टेबल हैं, है ना, अगर हम सोडियम से रिएक्शन कर लें तो सोडियम के रिएक्शन से हम क्या हो सकते हैं, अस्टेबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अस्टेबल हो सकते हैं, और अगर स्टेबल हो गए तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखो इस मॉलिक्यूल को, इसकी मैकेनिज्म हम सिखा रहे हैं आपको, ये मैकेनिज्म कैसे बनना है सर, ये सिस्टम अभी पहले पहचानो सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का सर सिस्टम साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है सिस्टम, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। हो सॉरी उल्टा बोल दिए, ये एंटी एरोमेटिक है, तभी तो हमें लग रहा है कुछ उल्टा हो रहा है। ये क्या है सर, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन एरोमेटिक तब होता है जब कंजुगेशन एब्सेंट होता है, सॉरी भाई। ये एंटी एरोमेटिक है, और जब एंटी एरोमेटिक है तो ये क्या चाहेगा कि हम कुछ रिएक्शन करें, रिएक्शन करके आगे बढ़े, या तो एरोमेटिक बन जाए या तो नॉन एरोमेटिक बन जाए। जैसे मान लो कोई इंसान लाइन में खड़ा है ना, क्यू में खड़ा है किसी के लिए बिजली बिल जमा करना है, बिजली बिल तो खैर अब ऑनलाइन जमा होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सब जगह पे पानी का दिक्कत होता है। पाकिस्तान में देखो आटे का दिक्कत हो गया, खाने के लिए आटा नहीं मिलता, ट्रक से आटा उतर रहा है, लोग मार कर रहे हैं आटा के लिए, है ना। तो अब वो क्यू में खड़ा है, तो बेसिकली क्या वो चाहता है कि अगर क्यू से हम निकल कर यहाँ पहुंच जाए, हमारा लाइन और जल्दी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जल्दी हमें वो चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम एंटरमेटिक है, बोला हम सोडियम से रिएक्शन करेंगे, तो देखो सोडियम ऊपर में रिएक्शन बना दिए हैं, सोडियम 2 मोल में इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे सर, इस पाई बॉन्ड को पहले आप तोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड जैसे टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दिख रहा है आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन सटे नीचे करेंगे, तो जब ये करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना है सर अपना, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर से दिए तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर से दिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन गया, न्यूट्रल करने के लिए Na+ आप डाल सकते हैं, ऐसे ही कोई माजरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिस्टम को देखो गौर से, सिस्टम अब क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, सिस्टम खुश है, क्यों खुश है, दिख रहा है आपको सिस्टम को, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, सिस्टम के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नेचर में क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया सर, है ना, क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। सोचो इसका तो लॉटरी लग गया, नहीं लग गया, लॉटरी लग गया, किस्मत खुल गया। पहले था एंटी एरोमेटिक, और सोडियम से जैसे रिएक्शन किया तो वो बन गया एरोमेटिक, तो काफी खुश हो गया अपने लाइफ में, और बोला कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हाईली स्टेबल हैं, अब क्या प्रॉब्लम है, क्या गम है, अब हमारी दुनिया जो है बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत मजे मजे में कट रही है ना। और इस तरह से क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। तो आप इस रिएक्शन को कॉपी कीजिए, 2 रिएक्शन और है छोटा छोटा, उसको भी हम पढ़ाते हैं, और देन हम फिर अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में मूव करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो भाई। हो गया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड रिएक्शन लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में आप देखेंगे कि वो रिएक्शन करता है और कंपाउंड से, रिएक्टेंट से, रिएजेंट से, और वो रिएक्शन करके कार्बोकैटायन का फॉर्म करता है, और उस कार्बोकैटायन का इन्वॉल्वेशन एरोमेटिसिटी के नेचर को बदलने में काम आता है, ठीक है ना। तो आप उसको लिखेंगे 3rd नंबर में, और क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक ना। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ध्यान से देखना है कैसे रिएक्शन होता है सर। तो आप ना एक कंपाउंड से ही चलते हैं, और एक कंपाउंड आपके पास जैसे ऐसा आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये है ना, R सील कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड का कंपाउंड है जिस रिंग में डबल बॉन्ड है।
इस रिंग में देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या है। इसके पास बोला सर ए डबल बॉन्ड भी सी कोई ऐसे पोजीशन कंजुगेट का नहीं है जो लेकर रेजोनेंस हमारे साथ कर सकता है, रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, मतलब कंजुगेशन एब्सेंट है, तो नेचर क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये है कि इसके ऊपर ना कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो हेलोजन को बाहर कर दे और जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन पे कटायन का फॉर्मेशन कर दे। ऐसा करने वाला बहुत लोग होते हैं दुनिया में, और जैसे उसमें से एक है लुईस एसिड AlCl3, एक और है आपके पास SbCl5 एंटीमनी, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी, और एक और है आपके पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इन तीन लोग को बहुत पॉपुलर माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी किसी भी सिस्टम से हेलोजन को बाहर करना होता है, हेलोजन को निकालना होता है, कार्बन पे कटायन बनाना होता है, देन वी हैव टू यूज AlCl3 SbCl5 या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्लियर है। तो देखो इसका आंसर पहले लिख देते हैं, फिर आपको सिखाएंगे किसी एक को लेकर रिएक्शन कैसे होना है। तो यहां से क्या होगा सर, ये डबल बॉन्ड अपने जगह पे रहेगा, क्लोरीन निकल गया, कार्बन पे कटायन बन जाएगा और यहाँ Cl माइनस अभी हम तत्काल क्या कर रहे हैं, इसको बाहर करके रख देते हैं। अब समझते हैं रिएक्शन कैसे हुआ है ना, क्या बदलाव किए हैं हम लोग। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ करना क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, मान लो तुम्हारे पास क्या है AlCl3, अब आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। AlCl3 है, तो क्लोरीन क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमेशा जानते हैं आप। तो क्लोरीन क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेगा और सिस्टम से क्या हो गया, बाहर आ गया। सिस्टम से बाहर कहां आ गया, अल्युमिनियम के पास आ गया। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्या इंडिकेट कर सकते हैं सर, ये क्लोरीन क्या करेगा, अल्युमिनियम के पास देखा कि वैकेंट ऑर्बिटल है, क्यों, अल्युमिनियम के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तभी तो उसको लुईस एसिड कहा जाता है, ठीक ना। तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर लेगा और ये कंपाउंड पे कटायन चार्ज बन गया सर, है ना। यहाँ क्या बन गया, कटायन चार्ज, और AlCl3 को Cl माइनस बन गया, तो बन जाएगा AlCl4 माइनस, है ना। और अल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है कुछ देर के लिए। ऐसा अल्युमिनियम इस फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वो Cl माइनस को निकालकर AlCl3 ही बन जाता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम कटायन बना दिया बेटा। अब कटायन जैसी बनाया ना, तो अब देखो आप कटायन बन गया। अब कटायन बना है तो आपको दिख रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, A डबल बॉन्ड C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 100% रेजोनेंस है। तो आप नॉन एरोमेटिक से इसके नेचर को आराम से लिख सकते हैं। ये नेचर अब क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा, और सिस्टम हाईली स्टेबल हो रहा है। ऐसे रिएक्शन आप SbCl5 से करेंगे तो वो भी यहाँ क्या बन जाएगा, SbCl6 माइनस, है ना। और AgNO3 क्या बन जाएगा, AgCl, है ना, व्हाइट PPD बनाता है ये, और साथ में NO3 माइनस साइड हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन होता है और कटायन फॉर्म करके सिस्टम के नेचर को बदल देता। पहले थे हम नॉन एरोमेटिक, अब सीधे क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए, मतलब हमारी एसिडिटी बढ़ रही है। क्लियर है। तो आप इसको लिखिए, थर्ड रिएक्शन है। एक और आप पढ़ेंगे डायमराइजेशन, जहां पे मोलक्यूल डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो मोनोमर से डायमर बनता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ने लगती है, ठीक ना। दो लास्ट रिएक्शन होगा, आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट। तो हो गया सबका। तो अब एक लास्ट लिखेंगे हम लोग रिएक्शन, चौथा नंबर, जिसमें क्या पढ़ेंगे, डायमराइजेशन। क्या पढ़ेंगे, डायमराइजेशन। तो आप लिखिए, चौथे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डायमराइजेशन। तो डायमराइजेशन कैसे होता है सर, वो हमें सीखना है ना। तो डायमराइजेशन के लिए कोई रीजेंट नहीं होता, मॉलिक्यूल खुद वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमराइजेशन जो आप पॉलीमर पढ़ते हैं, तो ऐसे पॉलीमर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो हम कुछ रीजेंट लाते भी हैं, जहां पर रीजेंट के प्रेजेंस में डायमर, मतलब डायमर, पॉलीमर, ट्राइमर बनता है। अब हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ पे तत्काल कोई रीजेंट हमारे पास नहीं है, ठीक ना। ये डायमराइजेशन कैसे करेगा सर, ध्यान से देखना। देखो अभी बोला क्या, हम नेचर में क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और सिस्टम साइक्लिक कंजुगेटेड है, तो हम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन बोला क्या, अगर हम रिएक्शन करें या हम अपने आप को डायमर बनाएं, तो हो सकता है हमारी रिड्यूसिंग हो जाएगा। रिड्यूसिंग मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर जो घटेगा और बेसिकली हम अच्छे हो जाएंगे। एंटी एरोमेटिक से हम क्या बन सकते हैं, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बन सकते हैं। तो डायमर का मतलब क्या होता है सर, 2 मर, मतलब 2 यूनिट। तो एक ये है,
इसके से एक और लोग आते हैं, है ना, और ये कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये हमारा आंसर है। अब ये कैसे बना है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को, तो ध्यान से देखना आप कैसे बना है। हम 2 मर में 2 यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये आकर खड़ा हो गया, है ना, ये आपके पास है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ये फिर एक काम करो, 2 यूनिट को सामने सामने लाकर रख दो, है ना, 2 लोगों को एक ही जैसा, डुप्लीकेट जिसको आप बोलते हैं, बीच में आना डाल दो। तो इसकी जब पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे ना, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेरिंग इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल सेरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम सिचुएशन इसके पास है, यहाँ भी पाई बॉन्ड एक टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन का हो जाएगा सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आपके पास फ्री रेडिकल है, दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको भी कंबाइन करेंगे। तो जैसे कंबाइन करेंगे सर, तो आपको दिख रहा है ऊपर वाला आंसर की ओर आपका आंख जा रहा होगा, ये आंसर हमारा ये कवर करेगा, है ना। तो इस तरह से कंपाउंड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये कंपाउंड बोला कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंजुगेशन ऑफ सेंट। अब हमारा सिस्टम एंटीएरोमेटिक से क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है, और नॉन एरोमेटिक हो रहा है तो हम अस्टिबिलिटी की ओर जा रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं, हाईली अस्टेबल हो रहे हैं। क्लियर है। तो आप इसको बना लीजिए, इसको बोलते हैं डायमराइजेशन। 2 मोल मिलकर लोग डायमर बनता है, और डायमर बनने से इसकी स्थिति बढ़ती है। यहाँ दिख रहा है डायमर कैसे बन रहा है, एक आया अपने रेडिकल को फ्री किया, ये रेडिकल फ्री किया, ये बाय रेडिकल कॉम्बिनेशन करेगा, कॉम्बिनेशन करके ये प्रोडक्ट बनाकर बनाएगा नॉन एरोमेटिक। ऐसा कॉम्बिनेशन हम आपको फ्री रेडिकल में पीछे सिखाए हुए हैं। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, लास्ट सेक्शन था डायमराइजेशन। चलो, तो हमारा एरोमेटिसिटी यहाँ पे खत्म हो गया जीओसी के अंदर। अभी एरोमेटिक कंपाउंड हम नहीं पढ़े हैं बेटा, ध्यान से, भर में मत रहना। एरोमेटिक कंपाउंड तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिस चैप्टर में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, हैलोजिनेशन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन पढ़ते हैं, सल्फोनेशन पढ़ते हैं, डीसल्फोनेशन पढ़ते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन पढ़ते हैं, आप अल्काइलेशन पढ़ते हैं, असाइलेशन पढ़ते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस वहां पे पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो वो सब अभी हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अभी जियो से हम आपको सिखाएं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, कौन सा नॉन एरोमेटिक हो सकता है, और कौन एंटीएरोमेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़े एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटीएरोमेटिक की कैपेसिटी चेक करने के लिए, नेचर चेक करने के लिए, फिर कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल देखे जहां पे अनएक्सपेक्टेड आंसर था, फिर हम इसके रिएक्शन सीखे कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो नेचर में पहले एंटीएरोमेटिक होते हैं, और इन सारे रिएक्शन से करके वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आगे बहुत काम आएगा आपका जब आप एसिड बेस पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका बहुत यूज है। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड, है ना, और बेस, और देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।